हेलो एवरीवन। हमारी सभी वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेट इंट्रोडक्शन की पार्ट 15 वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 सर्विस पैकेजेस में जो 48 एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके 21 से लेके 25 तक टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन और आंसर। जो 7 सर्विस पैकेज होते हैं उसमें टोटल 191 क्वेश्चन होते हैं, जिसकी पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक वीडियो हमने बना रखी है, अपने चैनल पर उपलब्ध है हमारे, आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सीएचओ इंटरेक्शन के जो 12 सर्विस पैकेजेस के लिए जब एनक्वास के लिए अप्लाई करते हैं तो 48 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा होते हैं 191 के अलावा, वो उनके हम डिस्कस करेंगे 21 से लेकर 25 तक चेक पॉइंट, टोटल 5 चेक पॉइंट। जो 21वां चेक पॉइंट होता है वो होता है स्टाफ इज अवेयर ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड प्राइमरी मैनेजमेंट कॉमन ऑप्थेल्मिक कंडीशन इंक्लूडिंग इमरजेंसीज। जो आंख की जो कंडीशन होती है, आइस की जो प्रॉब्लम होती है, वो सब कंडीशन पता होनी चाहिए और कौन से पेशेंट को रेफर करना है वो पता होना चाहिए। इसमें आता है आस्क स्टाफ अबाउट कॉमन ऑप्थेल्मिक एलिमेंट्स। जो जो प्रॉब्लम होती है, जैसे जो साइन एंड सिम्टम होते हैं और प्राइमरी मैनेजमेंट करना होता है, जैसे कंजक्टिवाइटिस है। कंजक्टिवाइटिस में आंख लाल रंग की हो जाती है, खुजली होती है आंख में, और पानी जैसा डिस्चार्ज होता है आंख से, और क्रस्टिंग अराउंड आईज, एक जैसे गंदगी सी होती है ना, आंख की जो गंदगी होती है, चिपचिपी सी होती है, वो आंख की चारों तरफ जम जाती है। जैसे हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के आँख की चारों तरफ एक जो आँख के जो डेवरिश होते हैं, जो गंदी चिपचिपी सी आँख होती है, वो सुबह होती है, हल्की-फुल्की होती है। जब वो ज़्यादा होती है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है, कंजक्टिवाइटिस में प्रॉब्लम होती है। फिर आता है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा आपको पता होना चाहिए, ट्रैकोमा होता है बैक्टीरिया से, वो आपको बता देता हूँ। ट्रैकोमा को ब्लाइंडिंग ट्रैकोमा भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन से होता है। बैक्टीरिया होता है ट्रैकोमा क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। इस बैक्टीरिया के कारण इसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकती है और विजुअल जो इम्पेयरमेंट होता है वो भी हो सकता है। इसमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को रेफर करना होता है। वो एंटीबायोटिक देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, डॉक्सासाइक्लिन देते हैं और एजिथ्रोमाइसिन आई ड्रॉप देते हैं। ट्रकोमा के लक्षण होते हैं, दोनों आई में होता है, ईचिंग होती है, खुजली होती है, इरिटेशन होती है आंखों में, आईलिड्स में इरिटेशन होती है और डिस्चार्ज होता है आंखों से, और आईलिड की स्वेलिंग, सूजन आ जाती है, और लाइट सेंसिटिविटी। जो लाइट होती है, अगर लाइट जब होती है तो उसमें देख के सेंसिटिव होती है आंखें, चुभन सी महसूस होती है आंखों में। फिर उसके बाद आता है ज़ीरोफ्थैल्मिया। ज़ीरोफ्थैल्मिया में कंजक्टिवा ड्राई हो जाती है, थिकनेस होती है और रिंकल हो जाते हैं, इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट, जो कम लाइट होती है उसमें देखा नहीं जाता पेशेंट से, और लीजन हो, जख्म हो जाएगा कॉर्निया में, एंड डिपॉजिटिव टिश्यू और कॉल्ड बाइटोट्स स्पॉट। बाइटोट स्पॉट इसमें बन जाते हैं। व्हाइट आउट स्पॉट क्या होता है, जो हमारा जो व्हाइट पार्ट होता है उसमें एक स्पॉट सा दिखता है, उसको व्हाइट आउट स्पॉट बोलते हैं, और रेडनेस होती है आंखों में। इसके बाद आता है रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी। रिमूवल फॉरेन बॉडी आंख से निकालनी आनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज गिर जाती है आंख में हल्की फुल्की सी, तो आंख में पानी के छपके मार के उसको निकाल सकते हैं। आंख में एक कटोरी में पानी लेके आंख को उसके अंदर डुबा लगे, कई बार 4-5 बार आंख बंद खोल बंद करेंगे तो फॉरेन बॉडी निकल जाती है। और अगर फिर भी फॉरेन बॉडी नहीं निकलती तो पेशेंट को रेफर करना होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, जो फॉरेन बॉडी रिमूव करते हैं। तो उसके बाद एलर्जी, अगर कोई एलर्जी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें मेडिसिन दी जाती है, एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप दी जाती है। और अगर फिर भी पेशेंट को आराम नहीं मिलता है तो पेशेंट को टेली कंसल्टेशन करके फिर आई ड्रॉप दी जाती है। अगर फिर भी आराम नहीं मिलता है फिर पेशेंट को रेफर किया जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास। कोई आई इंजरी है, कोई एसिड एल्कलीन केमिकल एक्सपोजर हो गया, तो तब भी आंखों की साफ सफाई की जाती है और पेशेंट को रेफर किया जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास। एनएस से साफ करते हैं आंख और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, और काउंसलिंग की जाती है आंखों को साफ-सुथरा रखने के लिए, कि बार-बार झपके मारते रहे पानी के, जिससे आँख साफ रहे, और धूल-मिट्टी में चश्मा लगा के रखें। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है, 22 स्टाफ स्क्रीन एंड रेफर केस ऑफ कॉमन ऑप्थेल्मिक एलिमेंट लीड टू ब्लाइंडनेस एंड रिफ्रैक्टिव एरर। जो कॉमन ऑप्थेल्मिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे जो साइन सिम्पटम होते हैं, जैसे कैटरेक्ट होता है। कैटरेक्ट जैसे मोतियाबिंद कहते हैं कैटरेक्ट को। उसमें क्या होता है, क्लाउडेड बादलों जैसे दिखता है पेशेंट को, और धुंधला दिखता है और रात को नहीं दिखता।
और जो चमक होती है, चमक से सेंसिटिविटी होती है। और जैसे पढ़ते हैं जो जिनको कैटरेक्ट होता है, जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें ज़्यादा रोशनी की आवश्यकता होती है और हेलोस दिखते हैं, आस-पास परछाई दिखती है, अगर कोई चीज़ देखते हैं तो ये सारे लक्षण होते हैं कैटरेक्ट के, ये आपको पहचानने हैं। ये सब पहचान करके कि पेशेंट को कैटरेक्ट है, आपको पेशेंट को रेफर करना होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास डिस्ट्रिक्ट पर, जहाँ पे उनका ऑपरेशन होता है। और फ्रीक्वेंट चेंजेस इन आई ग्लासेस एक यूज़ करना। आई ग्लासेस बेसिकली होता क्या है, जैसे आँख का नंबर है, पास का नंबर है, पास देखने का, दूर का नंबर है, तो हर 6 महीने में आँख का नंबर बदल जाता है। तो हर 6 महीने में जो आई ग्लासेस होते हैं, उनको चेंज करने होते हैं। और फाइंडिंग और येलोइंग ऑफ कलर मोस्टली एज रिलेटेड, अगर फेडेड हो रहे हैं, येलोइंग ऑफ कलर हो रहे हैं, वो रिलेटेड होते हैं। प्रेसबायोपिया होता है, प्रेसबायोपिया में आँखों में स्ट्रेन होता है बहुत ज़्यादा, सर में दर्द होता है, थकान महसूस होती है अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं और अगर कोई क्लोज़ वर्क करते हैं, पास से कोई काम करते हैं। फिर ग्लूकोमा होता है, ग्लूकोमा में भी आँखों में तेज़ दर्द होता है, आँखें लाल हो जाती है और देखने में डिस्टर्बेंस होता है। तो जो लो लाइट है उसमें दिख नहीं पाता कम लाइट में, और कॉर्नियल डिसीज़ हो जाती है। विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्लर्ड और क्लाउडी विज़न। ब्लर्ड ब्लर्ड हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा और बादलों जैसा दिखेगा और आँखों में तेज़ दर्द होगा और आँसू आने लग जाएँगे। और सेंसिटिविटी और लाइट से सेंसिटिव हो जाएगी आपके ग्लूकोमा में। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 23। 23 में स्टाफ इज ट्रेन एंड यूजिंग डायग्नोस्टिक टूल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईयर प्रॉब्लम। जो ईयर प्रॉब्लम होती है, जो कान की प्रॉब्लम होती है, स्टाफ को उसकी डायग्नोसिस बनानी आनी चाहिए, स्टाफ को कान चेक करने आने चाहिए। स्टाफ को ओटोस्कोपी चेक चेचो स्ट्रेन एंड यूजिंग ओटोस्कोपी फॉर ईयर डिस्चार्ज, हियरिंग टेस्ट, विस्पर, ऐप बेस्ड ऑडियोमेट्री। जो हमारे सेचो होते हैं उनको ओटोस्कोपी करनी आनी चाहिए और उनको ऑडियोमेट्री यूज़ करनी आनी चाहिए, व्हिस्परिंग की भी डायग्नोस्टिक टेस्ट उनके पास आना चाहिए। ओटोस्कोपी में कान की जाँच होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको ओटोस्कोप बोलते हैं। इससे हम कान के अंदर चेक करते हैं, ईयर ड्रम चेक करते हैं, ईयर कैनाल चेक करते हैं कि कहीं वैक्स तो नहीं जमा हो रहा है, सूजन तो नहीं आ रही और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है कान में। तो इस तरह से ये सारे टेस्ट होता है, ऑडियोमेट्री से भी कान का टेस्ट होता है। ये सेचो साथी को आने चाहिए हमारे। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 24, आइडेंटिफिकेशन एंड प्राइमरी मैनेजमेंट ऑफ कॉमन ईयर प्रॉब्लम। जो कॉमन ईयर प्रॉब्लम है उसकी वो सब आनी चाहिए देखनी कि क्या-क्या प्रॉब्लम है, क्या-क्या साइन और सिम्पटम है सेचो को हमारे। तो इसमें मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन आता है, आस्क स्टाफ अबाउट कॉमन ईयर एलिमेंट्स, जो-जो आँख कान की प्रॉब्लम होती है, देयर साइन, सिम्पटम एंड प्राइमरी मैनेजमेंट, एक्यूट सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया। एक बोलता है एएसओओएम इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इरिटेबिलिटी हो जाएगी, आँखों में दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा, फुलनेस लगेगी कान के अंदर और बैलेंस सही से नहीं बनेगा, वर्टाइगो होगा। तो ये सब चीज़ें होती है एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया में। इसमें टेलीकंसल्टेशन करके जो हमारे इंटेंसिव सर्जन होते हैं उनसे मेडिसिन पूछी जाती है या फिर पेशेंट को रेफर किया जाता है हायर सेंटर ईएनटी सर्जन के पास में। ये जो एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया होता है, ये मिडल ईयर का इन्फेक्शन होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन होता है और पस बन जाती है। इसमें जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं वो एमोक्सिसिलिन देते हैं और एमोक्सिसिलिन कैलुनेट देते हैं। इसके बाद आता है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया में भी इरिटेबिलिटी होती है। ओटाइटिस मीडिया हो गया, इसके बाद आता है ओटाइटिस एक्सटर्ना। ओटाइटिस एक्सटर्ना में इन्फेक्शन होता है आउटर ईयर कैनाल में। इसका जो मेन सिम्पटम होता है वो रेडनेस होती है, कान में रेडनेस होती है ओटाइटिस एक्सटर्ना में और इरिटेशन होता है। और इसमें क्या करते हैं, ये जो होता है इसकी जो ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है, ये स्टेफिलोकोकस ऑरिस बैक्टीरिया के कारण होता है या स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें जो या तो टेलीकंसल्टेशन करके जो एएनटी सर्जन होते हैं उनसे ईयर ड्रॉप पूछ लीजिए, इसमें सिम्प्लोस ड्रॉप चलती है, या फिर पेशेंट को अगर फिर भी आराम नहीं मिलता है तो पेशेंट को रेफर करना होता है ईएनटी सर्जन के पास। इसके बाद अगला आता है ओटोमाइकोसिस, ईयर डिस्चार्ज ओटोमाइकोसिस। इसमें फुलनेस होती है, रेडनेस होती है, ईयर में खुजली होती है, कान में पेन दर्द होता है बहुत ज़्यादा। फिर इसमें ओटोस्कोपी करते हैं, ओटोस्कोपी करके डिस्चार्ज देखते हैं, कोई फ्लूइड तो नहीं लीक हो रहा है, कान से कोई एयरवैक्स तो नहीं लीक हो रहा है।
और जो ओटोमाइकोसिस होता है वो एक फंगल ईयर इन्फेक्शन होता है, इसमें एंटी फंगल दी जाती है। और ये जो होता है, जो ओटोमाइकोसिस होता है, ये जो फंगाई होते हैं एस्परगिलस और कैंडिडा, इन सब से होता है। इसमें कैंडिड एयर ड्रॉप आती है, एंटीबायोटिक एयर ड्रॉप आती है, तो वो डेली कंसल्टेशन करके ईएनटी सर्जन से बात करके तब दी जाती है, या फिर ईएनटी सर्जन को डिस्ट्रिक्ट पर रेफर किया जाता है पेशेंट को, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बाद देखते हैं ईयर डिस्चार्ज। अगर कान से डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें ओटोस्कोपी करते हैं। ओटोस्कोप से उसमें देखते हैं डिस्चार्ज कैसे हो रहा है, कोई फ्लूइड लीक तो नहीं हो रहा है, कोई एयरवैक्स तो नहीं आ रहा है, कोई ईयर ड्रम जो है कान में सुराख तो नहीं हो गया जिसमें व्हाइट और स्लाइटली ब्लडी और येलो डिस्चार्ज आता है कान से। और ड्राई क्रस्टेड मटेरियल और चाइल्ड, अगर जब बच्चा होता है तो उनके ड्राई येलोइश मटेरियल आता है। क्रस्टेड जो होता है, क्रस्टेड में मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। तो इसमें क्रस्टेड जो होता है, क्रस्टेड जो सूखा पपड़ी जैसा मटेरियल जो है, वो बच्चे के तकिए पर मिलता है। जो साइन होता है रप्चर एयर ड्रम का, कान में कुछ सुराख तो नहीं है। और इसके बाद जो ईयर वैक्स रिमूवल, जो ये जो वैक्स होता है, कान का जो वैक्स होता है, उसको कैसे निकालते हैं वो बता देता हूँ आपको। ईयर वैक्स रिमूवल के लिए या तो सिरिंजिंग करके निकालता है कोई। कान में जैसे वैक्स होता है, वैक्स को पतले करने के लिए कोई ड्रॉप डाली जाती है जिसको सिरिंज से निकाल सकते हैं, या फिर इंस्ट्रूमेंट होता है, इस इंस्ट्रूमेंट से वैक्स को निकालते हैं। कोई फॉरेन बॉडी निकालनी होती है, फॉरेन बॉडी निकालने के लिए पेशेंट को रेफर करते हैं एएनटी सर्जन के पास। वो फॉरेन बॉडी निकालते हैं, घर पे ना निकाले पेशेंट बिल्कुल भी। और घर पे निकालने से नुकसान होता है, कान के पर्दा भी उसमें सुराख हो सकता है अगर जबरदस्ती निकालेंगे। और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एनाल्जेसिक, ये सब देनी चाहिए हमें अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। जैसे दर्द की दवाई हो गई, ईयर ड्रॉप है, ईयर ड्रॉप हम बात करके दे सकते हैं ईएनटी सर्जन से टेली कंसल्टेशन करके। और वार्म कंप्रेशन करना है, और जो जब रिक्वायर होती है तब करना है ना। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 25वां, आज की वीडियो का लास्ट चेक पॉइंट। एक स्टाफ इज ट्रेन एंड एबल टू परफॉर्म हेमलिक मैनोवर डिसलॉज ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम विंड पाइप। इसमें हेमलिक मैन पावर आनी चाहिए, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो फर्स्ट एड फॉर डिसलॉजिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम ए पर्सन विंड पाइप, सडन स्ट्रॉन्ग प्रेशर अप्लाइड ऑन देयर एब्डोमेन बिटवीन नेवल एंड रिब केज। इसमें बेसिकली करना क्या होता है, जैसे कोई कुछ खा रहा है, कोई खाना खा रहा है, खुदा ना खास्ता खाना या कुछ कोई चीज सांस की नली में अटक जाए, तो सांस की नली में अगर अटक जाती है तो पेशेंट को क्या करना होता है, पेशेंट को बैक साइड से पकड़ना होता है, पकड़ के पीछे से पकड़ के जो दोनों हाथों से जो नाभि होती है और जो रिब केज होता है, वहाँ पे एकदम प्रेशर देना होता है। प्रेशर देने से हल्के से उठाना होता है पेशेंट को, उससे जो भी कुछ पाइप में, जो विंड पाइप में फँसा होता है वो बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं हेमलिक मैनपॉवर। तो आज हमने आपसे डिस्कस करे 21 से लेकर 25 तक चेक पॉइंट 12 सर्विस पैकेजेस में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सभी को मेरा धन्यवाद।